अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस में हूँ फ़ाहद हुसैन। कोरोना वायरस को पाकिस्तान में 100 दिन मुकम्मल हो गए। बड़ा लंबा अरसा लगता है, लेकिन बहुत जल्दी गुजरा है और एक बड़ा ही दर्दनाक सफर रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों में, चंद चंद 10-12 दिन में तो कोरोना वायरस के फैलाव की जो जो रफ्तार है वो बहुत ही तेज हो गई है, और अमवात की रफ्तार है वो भी तेज होती जा रही है। 2000 के करीब करीब जो है वो अमवात का फिगर अब पहुंचता जा रहा है। और जो इन्फेक्टेड केसेस का की तादाद है वो बहुत जल्द, चंद एक दिनों में अगर यही रफ्तार रही तो 1 लाख तक पहुंच जाएगी। सूरत हाल बहुत गंभीर है, और अब हर तरफ से हमें ये आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि हर घर में, हर फैमिली में, हर खानदान में, हर जो एक एक एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें अब केसेस आ रहे हैं, और उसमें बड़ा ही तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है। और साथ साथ हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि अस्पतालों में लोगों को जगह ढूंढने के लिए कमी हो रही है। हालांकि हुकूमत तो बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कह रही है कि उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो अभी भी जो है वो सफिशिएंट हैं, और ज्यादा लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं है। तो आज मैंने ये सोचा कि क्योंकि आज 100 दिन हुए हैं, और आज असद उमर साहब ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना जो हिकमत अमली है उस पर रोशनी डाली, तो मैंने सोचा कि आज इस हवाले से एक प्रोग्राम में एक डिबेट की जाए कि ये जो 100 दिन अगर हम इनको अपने सामने रखें, तो क्या, सवाल मैं ये रखूंगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोरोना वायरस की पॉलिसी फेलियर रही है या सक्सेस रही है, यानी नाकामी का सामना उससे हुआ है, या वो एक कामयाब पॉलिसी है। इस सवाल को लेकर मैं आज डिबेट कराऊंगा। तीन मेरी बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मेरे साथ मौजूद हैं। उनको मैं तारुफ कराता हूँ, फिर बगैर किसी और वक्त ज़ाय किए डिबेट के अंदर जो छलांग मारते हैं। मेरी पहली जो मेहमान है वो जनाब उस्मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। आजकल तो इन फॉर्म बैटिंग कर रही हैं वो अपनी पार्टी के लिए, बड़ी जारहाना किस्म की बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी आप देख ही रहे होंगे टेलीविजन पे। मेरी दूसरी मेहमान है जनाब शैला रजा साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है, कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। और मेरी तीसरी मेहमान है जनाब कमल शोजब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सरगर्म रुकन है, लीडर हैं, और उस्मा बुखारी साहिबा की तरह ये भी एक जारहाना बैटिंग में जो है वो यकीन रखती हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शुरू अगर मैं उस्मा साहब आपसे करूं, क्योंकि जिस तरह मैं कह रहा था कि आप आजकल इन फॉर्म है, जो कि अच्छी बात है आपकी जमात के लिए। ये सवाल आपके सामने रखता हूं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 100 दिन के बाद कोरोना वायरस के हवाले से पॉलिसी कामयाब है या नाकाम है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया फ़ाहद। पहले तो बहुत खुशी है आपके साथ आज बहुत अरसे बाद प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं अगर इसको वन लाइनर कहूँ तो ये उतनी ही डिज़ास्ट्रस है जितना इमरान खान के पहले 100 दिन थे हुकूमत के। उसमें भी ये कंफ्यूज थे, वो आपको पता है वो बकरियां बेच देंगे, वो पता नहीं गायें बेच देंगे, फिर उसके बाद मुर्गियों के ऊपर आ गए, पता नहीं क्या क्या। बहरहाल वो जिस तरह का वो डिज़ास्टर था ये भी वैसा ही एक डिज़ास्टर है। और अफसोस की बात यह है कि ये डिज़ास्टर का इल्म इनको था, और ये उसको मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीनन अपनी नालायकी और नाअहली की वजह से उसको जो है आज हम इस हालात के ऊपर हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब 4,500 के करीब डेली केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और जाहिर है इसी तरह अमवात की शरह जो है उसमें भी इजाफा खतरनाक हद तक हो रहा है। लेकिन फहद, जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ है और जिसके ऊपर मैं बहुत क्रिटिक हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो वक्तन फवक्तन, आपको पता है, वो कौम से खिताब भी करते हैं, लेकिन उस खिताब में क्या होता है, या तो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे होते हैं कि अशराफिया ने लॉकडाउन करा दिया, मैं तो ये नहीं करना चाहता था, मैं वो नहीं करना चाहता था। ये इटसेल्फ एक वज़ीर आज़म के लिए बड़ी एक अजीब बात है कि उसको पता ही नहीं होता कि उसके साथ उसके मुल्क में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ या फिर वो आके कहते हैं कि खुद ही लड़ो मरो, हमारा लेना देना नहीं है, ये फैलेगा, बात भी होंगी। फिर अफसोस की बात यह है, ना कोई इजहार हमदर्दी होता है, ना कोई इजहार आप कम से कम बात शुरू करते वक्त ही लोगों को एक तसल्ली, एक उम्मीद तो दे, उनको लगे तो सही इस मुल्क में कोई हुकूमत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी देखने में नहीं मिलता है, और इससे और डिमोरलाइज होती है पूरी हुकूमत को भी होना चाहिए, लेकिन वो तो पता नहीं शायद वो नहीं हो पाते। लेकिन अवाम बहुत डिमोरलाइज होते हैं कि हमें कोरोना के और अवाम के बीच में कोई नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोरोना से भी हमने लड़ना है, चंदा भी हम ही ने देना है,
उसके ऊपर जो है वो SOPs पे भी सिर्फ हमने ही अमल करना है और लड़ना भी हमने ही है, मरना भी हमने ही है, तो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत काहे के लिए है? और या ये इसलिए है इमरान कि खान साहब ठीक और है उनकी हुकूमत काहे के लिए, यहीं से उठाते हैं उस्मान साहब, मैं यहीं से एक उठाते एक हैं। सिर्फ कमर चौधरी कंप्लीट कर साहब दूं, को मैं मेरा जुमला कंप्लीट हो जाए फाद प्लीज। ये मेरा जुमला ये है कि अगर ये सब कुछ हमने करना है और आपका काम इतना है कि जो मर जाए वो मर जाए, जो बच जाएंगे उन पे मैं हुकूमत कर लूंगा, तो आई एम सॉरी, ये नहीं होगा। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर आप हमें मरते हुए नहीं रोक सकते तो जो बच जाएंगे उनके ऊपर हुकूमत करने का भी आपको कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। ओके कमर चौधरी साहब, उस्मान बुखारी साहब का शिकवा आ गया, जवाब शिकवा आपका, डिफेंड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फात। सबसे पहले तो जो आज 100 दिन पूरे हैं, इस पे मैं अपने जितने फ्रंट लाइनर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, हमारी फोर्सेस और पुलिस जो इस वक्त बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जाके काम कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगी। और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है क्योंकि अपनी जानों की बाजी लगा के वो इस वक्त आवाम जो इन्फेक्टेड जा रहे हैं, मरीज़ जा रहे हैं, उनको दिन रात उनकी खिदमत कर रहे हैं। मेरे अपनी फ़ैमिली के काफ़ी लोग हैं जो उसमें शामिल हैं, जो बतौर डॉक्टर अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो फुल टाइम इस वक्त निभा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उस्मा साहिबा की तनकीद सर आँखों पे, लेकिन तनकीद बराए तनकीद है। तनकीद में कोई स्टैटिस्टिक्स होते हैं, कोई फैक्ट्स होते हैं और कोई कंपैरिजन्स होते हैं। ये इस वक्त कोरोना वायरस जो है, पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं इसको डील कर रहा है और ना एक वाहिद मुल्क है जैसे कि डेंगू था कि जहाँ पे अटैक हो गया हो वायरस का और सिर्फ जो हुकूमती स्ट्रैटेजी है उसको आपने ब्लेम करना होता है। आपने कोरोना वायरस इस वक्त 200 से ज़ायद ममालिक में इसने अटैक किया है, इसने इम्पैक्ट्स दिए हैं और हम पूरी दुनिया की एक ग्लोबल जो डायमेंशंस होती हैं एक वायरस की डायनामिक्स को लेकर के उसको देख कर फिर एवेल्यूएशन करते हैं। और जिस तरह की तनकीद बराए तनकीद इनकी जमात से, या आज बिलावल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी तरफ से आई, वो ऐसे एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि शायद कोरोना वायरस जो है वो आज़म इमरान खान साहब डिलिबरेटली फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की बातचीत उस वक्त करनी बनती है जब आपके पास कोई ये है कि वो फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, लेकिन रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे। ये तनकीद है। मैं उस पर आ रही हूँ कि रोकने की कोशिश कैसे नहीं की और फैलाने की बात जो ये करते हैं वो गलत कैसे है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा जी उनको कोई हमदर्दी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि वाहिद वज़ीर आज़म है इस मुल्क में जिनको सबसे ज़्यादा अपने निचले तबके और इस वक्त गरीब आवाम की फ़िक्र भी है, एहसास भी है और 1 करोड़ से ऊपर की फैमिलीज़ को कैश ट्रांसफ़र पहली दफ़ा दिया गया। दूसरी बात सुन लीजिए जी, मैं पॉलिसी पे ही आपको, ये पॉलिसी है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। दूसरी बात सुन लीजिए जी, मैं फोकस ही कर रही हूँ, मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत की पॉलिसी पूछी, मैं वही आपको बता रही हूँ। सेकेंडली ये है कि जब लॉकडाउन की बात हुई, टारगेटेड लॉकडाउन से कभी नहीं रोका गया, ना मना किया गया। तीसरी बात यह है कि जब कारोबार या कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ें खोली तो किसी ने ये नहीं कहा कि आप गैर जिम्मेदारी से बाहर आएँ, SOPs को फॉलो ना करें और दंदनाते फिरें। चौथी बात यह है कि कभी एक दफ़ा भी किसी हुकूमती स्पोक्स पर्सन समेत हुकूमत के और वज़ीर आज़म के किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो बीमारी है ये नहीं फैलेगी या ये इसके ऊपर आप गैर जिम्मेदारी का सबूत देंगे, ये ख़त्म हो गई है क्योंकि लॉकडाउन में ईज़ आउट कर रहे हैं तो क्या बीमारी भी ख़त्म होगी। ऐसी कोई स्टेटमेंट्स नहीं दी गई। चौथी बात ये कि इसमें पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं जो आए इसी काम के लिए थे कि सिर्फ और सिर्फ, मैं सिर्फ मुझे एक जुमला कहने दीजिए, फाद साहब, गैर जिम्मेदारी का सबूत देने वाले और जिन्होंने इसके ऊपर पॉलिटिक्स करने की या पॉइंट स्कोरिंग का सोचा हुआ है वो इसको एक फर्क नैरेटिव पे ले जा रहे हैं। मुझे आप दोबारा टाइम देंगे, मैं आपको अपनी पॉलिसीज और जो उसका सक्सेस है या नहीं है वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मैं उस डिस्कशन पे आता हूं। शैला साहब, मुझे पता है कि आप जाहिर बात है आपकी पोजीशन तो ये है कि इनकी जो पॉलिसी है PTI की 100 दिन में वो कामयाब नहीं है। सवाल ये क्यों नहीं है, बुनियादी वजह क्या है अगर आप ये कहती हैं कि इनकी पॉलिसी फेलियर है? इसकी वजह यह है कि आगाही से गुमराही और गुमराही से तबाही की तरफ गामजन पॉलिसी पे ये चल रहे हैं। और मैं सीधी बात बताना चाहती हूँ कि ये बात सबको मालूम थी कि जब चीन में आया कि ये वायरस आएगा, तो ये जो पोर्ट क्वारंटाइन है आईनी तौर पर ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चाहे वो जमीनी पोर्ट हो चाहे एयरपोर्ट हो। जमीनी पोर्ट में तख्तान बॉर्डर का हाल आप देख चुके, इन्होंने उसका इल्जाम बलूचिस्तान पे डाल दिया जबकि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम था। एयरपोर्ट्स पे 13 मार्च तक 45 से 50 हज़ार लोग तो सिर्फ
सिंध में आ चुके थे और इनका कोई इधर वहाँ पे काम नहीं था। फिर हमने डेस्क लगाई जिसको WHO ने सराहा। उसके बाद हमने इनसे डेटा लिया बड़ी मुश्किल से कि जो कराची में लोग आए हैं हम उनका डेटा लें। फिर उन्होंने जिन जिन से इंटरेक्ट किया था उनको किया और पहले ही मरीज पे हम अलर्ट हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये 13 मार्च तक एयरपोर्ट पर कुछ नहीं कर सके। तो नतीजा ये हुआ था, अफगान बॉर्डर से जो लोग इतनी छोटी मुद्दत में सखर में बना लेना बहुत जबरदस्त इदारा। वहां पे इनके कुछ लोग जरूर गए जिन्होंने गन फैलाने की कोशिश की, जो कमरे ज़ेरे इस्तेमाल नहीं थे। इनके एक हलीम आदिल साहब हैं, उन्होंने उनकी तो टेप्स आ गए कि ऐसा करो वैसा करो। तो हमने वहां पर जिनके नेगेटिव आए थे उन्हें भी 15 दिन रखा और जिनके पॉजिटिव आए थे, क्योंकि वो एक ही बसों में भर के आ रहे थे, तो हमने अपनी भरपूर कोशिश की। लेकिन जब हमने लॉकडाउन लगाया तो उसमें हमने सबसे मशावरत की अपने सिंध में तमाम पॉलिटिकल पार्टी से और तमाम सूबों से। लेकिन जिस वक्त हम लॉकडाउन लगा रहे थे और हमारे CM ने अनाउंस कर दिया, उसको गवर्नर साहब ने, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जो है उसकी हिमायत कर दी, तो इमरान और तमाम सूबे ने फौज बुलानी शुरू कर दी अपने यहाँ। और रात को 12 बजे हमारे यहाँ फ्लैग मार्च हुआ कि कल से है और सूबों ने फौज बुला ली। इमरान साहब ने जो है इमरान साहब ने आके लॉकडाउन को कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो लॉकडाउन चाहती नहीं। बुनियादी तो मेरा ये कहना है कि बस बुनियादी नुक्ता ये है कि जिस वजीर आजम के 4 से 5 बयानात हो लॉकडाउन के अगेंस्ट, जिस वक्त बहुत जरूरत थी, अगर 15-15 दिन की 2 साइकिल कामयाबी से लॉकडाउन हो जाती तो आज हमारे मुल्क में सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। तो यानी बुनियादी ठीक है, बस मैं एक बात कह दूं, एक जुमला इनको जो है ब्रीफिंग की गई होगी और मैं समझती हूँ सही की गई होगी। आई डोंट नो कि वजीर आजम किस कैफियत में थे कि उन्होंने कहा सिंध ने तो कर्फ्यू लगा दिया। तो जहां पे वजीर आजम को यही ना मालूम हो कि सूबे क्या कर रहे हैं और इन द एंड वो फिर कह रहे हैं और इस नैरेटिव को कि लॉकडाउन जरूरी है, उन्होंने कहा लोग भूख से मर जाएंगे। आज 100वां दिन है, मुझे बताएं कि भूख से लोग मरे, अभी तक सिर्फ लोग कोरोना से मर रहे हैं। उस्मा साहब देखिए, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ। यानी मैं इसमें मैंने आज भी यही लिखा है कि मीडिया के हवाले से ये उस तरीके से इनकी जो गवर्नमेंट है वो समझा नहीं पाई कि ये क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड अगर मैं थोड़ा सा उस डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि चले आपने कह दिया कि जनाब कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, ये लॉकडाउन नहीं कर पाए, इन्होंने इनके मुख्तलिफ फेलियर्स हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कोई एक स्पेसिफिक प्रपोजल जो आपकी जमात ने दिया हो या अपोजिशन जमात ने दिया हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करें, कोई एक कॉन्क्रीट सजेशन जो आपकी जमात ने दिया हो इसके अलावा कि ये नालायक हैं, इन्हें काम नहीं आता, कि अगर आप होते तो आप क्या करते, अगर आप होते आज गवर्नमेंट में तो आप इस पॉलिसी को कैसे लेके चलते? ये अगर कोई है 2-3 स्पेसिफिक आपके जहन में आर्ग्यूमेंट्स या सजेशन, वो जरा सामने रखें ताकि हमें अंदाजा हो कि आप लोगों ने भी होमवर्क किया है और तनकीद नहीं कर रहे आप। बहुत अच्छा सवाल है फहद। जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए तो उन्होंने मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद बाकायदा एक चार्टर की शक्ल में हुकूमत के सामने मुतालबात पेश किए, जिसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि कौमी इत्तफाक राय जो है वो डेवलप किया जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जो बनी। लेकिन इमरान खान साहब खिताब किए और खिताब करके उठ के बगैर अपोजिशन लीडर्स को सुनने में चले गए। पेट्रोल की कीमत के हवाले से हमारी सजेशन थी, बिजली और गैस के बिल्स के हवाले से हमारी सजेशन थी, लॉकडाउन के हवाले से हमारी सजेशन थी, और आज भी शहबाज शरीफ साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उन्होंने आज दोबारा कहा है कि कौमी मफादात काउंसिल जो है उसकी मीटिंग बुलाई जाए और मीटिंग बुलाकर इन हालात को दोबारा देखिए। हम सेंसिटिव साइड पे जा रहे हैं। मैं एक सवाल उस्मा साहब, एक सवाल, कौमी इत्तफाक राय की जरूरत क्यों है? वो हमें क्या जरूरत? देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास मैंडेट है, फैसला गवर्नमेंट ने करना है। ऑपोजिशन उसे अग्री करे ना करे, इत्तफाक राय हो ना हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? ऑपोजिशन इस बात के पीछे क्यों पड़ गई है कौमी इत्तफाक राय पैदा करें? गवर्नमेंट का काम इत्तफाक राय पैदा करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम पॉलिसी बनाना।
नहीं नहीं नहीं, ये तो खैर पता नहीं आपने कैसे कह दिया कि गवर्नमेंट का काम इत्तेफाक राय बनाना नहीं है। गवर्नमेंट का ही तो काम इत्तेफाक राय बनाना होता है, और खास तौर पर ऐसे पेंडेमिक के अंदर जो जो इस वक्त जिसने पूरी तरह से आपको लपेट में लिया हुआ है और आपके पास उससे बचने का कोई तरीकाकार आप खुद कह रहे हैं नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि इसने फैलना भी है, बात ने भी बढ़ना है। और फिर यह है कि मुख्तलिफ सूबों में फहद मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमतें बाकी 2 सूबों में हैं, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो भी कहा जाता है, जो भी बात की जाती है, सूबे अपनी गुजारिश करना चाहते हैं या एक बात करते हैं, उसको एक पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है। अगर आप समझते हैं कि लॉकडाउन के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं होना चाहिए, वो आपकी राय है। अगर एसओपी के ऊपर जो आपकी राय उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो खुद वजीर आला कैबिनेट नहीं करती, अगर तो हम लोग अगर वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, उस्मान साहब, अगर इमरान खान साहब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, लेट्स अज्यूम, और सारे लोग आ भी जाएं और नून लीग भी बैठ जाए और पीपल्स पार्टी भी बैठ जाए और खान साहब खुद बैठे हों और वो कहें आए जी हम बैठ के इत्तेफाक राय बनाते हैं, अब उस इत्तेफाक राय में आप क्या उन्हें कहेंगे कि अच्छा जनाब आप जो कर रहे हैं ये गलत है, ये काम सही है? वो सही काम क्या है बताएं ना हमें, स्पेसिफिक कोई चीज अगर कोई है तो बताएं मुझे और कमल शोजब साहब को। देखिए, अब पहले तो ये होगा नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब माशाल्लाह वो अपनी इनकॉम्पिटेंस के साथ साथ थोड़ा सा उनके अंदर जो है वो एक जेलसी, एक बोग्ज, एक तकब्बुर का भी एलिमेंट है। वो किसी के साथ बैठना पसंद ही नहीं करते। जिनके साथ उनको बैठना चाहिए वो उनके साथ नहीं बैठते। आपको याद होगा नेशनल असेंबली में शफकत महमूद साहब ने कहा हम नहीं बंद कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस और ये वो, और 2 घंटे बाद जो है वो कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद वो अनाउंस कर दिया गया। मेरी गुजारिश ये है कि ये अब लेट हो गए हैं हम, जो मेरा कंसर्न है इसके ऊपर। आज भी यंग डॉक्टर्स ने कहा कि 39 प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी जान जा चुकी है इस पूरे पेंडेमिक के अंदर, और आज भी वो अपनी फांसी जिनका वो ट्रिब्यूट दे रही थी, उनको ट्रिब्यूट जो है वो ज़बानी नहीं चाहिए कमल, उनको ट्रिब्यूट जो है सहूलियात के जरिए चाहिए। अभी मेरे पास ये रिपोर्ट मौजूद है जिसके अंदर लाहौर के अंदर, मैं आपको हॉस्पिटल्स के, फैसलाबाद के मैं नाम बता देती हूँ, मेरे पास वो मैंने भी जगह नहीं, लेकिन मैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। मैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। ठीक है, वो किसी ने कहा जनाब हमें इतने पीपी मिल गई हैं, किसी ने कहा कि इतने नहीं मिले, वो बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन लार्जर पॉलिसी में कमल शोजब साहिबा कोई आपको, कमल शोजब साहिबा आपको पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहती हूँ फाद, जो आप कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं हमारे पास जो हाई डिस्पेंसरी इनकी यूनिट्स हैं उनके अंदर तादाद खत्म हो गई है। रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल में डीएचक्यू में वो कह रहे हैं मरीज मत लाइए, फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में, गुलाम मोहम्मदाबाद में मत लाइए, सर्विसेज लेकिन मेरा सवाल ये था कि इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। मुझे ये पता है कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है, क्योंकि मुराद अली शाह साहब उस पर बात करते रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि पीएमएलएन की क्या पोजीशन है। अगर वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को लॉकडाउन जो है उन्होंने जल्दी उठा दिया, तो पीएमएलएन की पोजीशन क्या है कि फरवरी से लेकर और जून तक लॉकडाउन होना चाहिए था? क्या पोजीशन है लॉकडाउन के बाद? जो टाइम था वो हम किल कर चुके। जो हमें, जब इमरान खान साहब कंफ्यूज कर रहे थे, कभी लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी लॉकडाउन नहीं होगा, कभी ये होगा, अब टूरिज्म खोल दिया, मुझे बताइए उसका क्या लेना देना है? आप टूरिज्म, इस वक्त टूरिज्म की जरूरत है पाकिस्तान को, कि जिंदगियां बचाने की जरूरत है। हमने कहा था और अब भी हम कहते हैं इनको दोबारा लॉकडाउन के हवाले से सीरियसली सोचना चाहिए। ये पेंडेमिक जिस सूरत हाल का शिकार हो रही है, जिस तरफ जा रही है, वो बहुत ठीक है। कमल शोजब साहब, आपको कोई स्पेसिफिक काउंटर पॉलिसी सुनने को मिली है? नून लीग ने आपको कोई इस तरह का सजेशन दिया है कि देखिए ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है? कोई आपने सुना है, कभी का डिस्कस हुआ है? जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि सारे नैब को बंद कर दें, बाकी सारी अदालतें बंद कर दें, तमाम मामलात बंद कर दें और सिर्फ कोरोना पे फोकस करें और हमें भूल जाएं, और हमें जो हम कर रहे हैं हमें करने दें, क्योंकि ये इररिलेवेंट है। कोरोना में इनकी पॉलिसी मेकिंग में कोई लेना देना नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब तो आए भी किसी और मकसद के लिए थे, वो मकसद उनका पूरा नहीं हुआ। तो इनकी रोज़ाना जो चीखो पुकार है वो आवाम से रिलेटेड नहीं है, वो इनके अपनी करप्शन के केसेस और दास्तानों से रिलेटेड है। ये उसी पे सिर्फ शोर मचाते हैं, और बाकी का जो हालात है ना, जो इन्होंने आवाम से कंसर्न शो करने, वो आप मंडे से ज़रा ऑनवर्ड्स पार्लियामेंट के जो सेशन में इनकी स्पीचेस होंगी उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शुरू में कोरोना लगाएंगे, आखिर में और बीच में सिर्फ अपना रोना होगा। मुझे अब जरा टाइम दीजिएगा, मैं शैला साहिबा को भी जवाब दे दूं। देखें 12 साल से इनकी अपनी हुकूमत है। विकेट पे आ गई हैं।
क्योंकि इस पे अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बुखारी साहबा ने, और उनका वो नुक्ता था जो 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 उनका उन्होंने जो डेफेमेशन सूट फाइल किया हुआ है वो स्ट्रॉन्ग नुक्ता है। मैं अभी उस पर नहीं आ रहा था, खुद आ गई हैं, क्योंकि उस पर उस्मा बुखारी साहब आप जरा उसको बता देना, वो जो शहबाज साहब ने जो कोर्ट में फाइल किया ये अभी 3 वर्सेस 1 है, मुझे जरा 1 मिनट, जो पहले मेरी कोलीग्स ने चार्जेस लगाए हैं वजीर आजम को लेकर के और बाकी, मुझे जरा उसका आंसर कर लेने दें, क्योंकि दोनों अपोजिशन है और इनके जो सवालात हैं या बुछाड़ है जो इल्ज़ामात की, वो सारी वजीर आजम और PTI पे। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि शैला रज़ा साहिबा की पार्टी की हुकूमत है पिछले 12 साल से सिंध के सूबे में। 18वीं तरमीम के बाद मुराद अली शाह साहब जो हैं वो इंडिपेंडेंटली इख्तियारात रखते हैं कि वो जो डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं और लेते रहे हैं। जिस तरह उन्होंने लॉकडाउन में वो गए थे, एग्जैक्टली उसी तरीके से मोदी सरकार गई है इंडिया में लॉकडाउन पे। उसके रिजल्ट्स आपने देख लिए कि वहाँ पर 9 लाख अवाम भूख से मर रही थी, और इनको भूख से मरने वालों की रिपोर्टें नहीं आ रही, हमारे पास आती हैं। 15 करोड़ अवाम, 21 दिन का लॉकडाउन जो इन्होंने सख्त से सख्त किया सिंध में और कराची में, उसको सस्टेन नहीं ये कर सके, इसलिए कि लॉकडाउन करने या कोई भी ऐसे काम करने से पहले पर कैपिटा आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा एजुकेशन, 1 मिनट जी, पर कैपिटा हेल्थ, पर कैपिटा आपकी अवेयरनेस और बाकी आपकी सस्टेनेबल पॉलिसीज। कैपेसिटी बिल्डिंग ये है इनकी कि इनके पास अभी टट्टा में कल 7 बच्चे डूब के मर गए, एम्बुलेंस नहीं थी। आप पंजाब में तो चले काफली 11 22 सर्विसेज देगी, मुझे एक सर्विस बता दें कराची में, मैं उसी पे आ रही हूँ, सिंध में कराची में आप एक एम्बुलेंस बता दें जो आवाम को लाशें उठाने या मुश्किल टाइम में जाती है। एनजीओज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स सारे इन्होंने हायर किए, उसको करोड़ों रुपए दे रहे हैं, और जो अंदरूने सिंध में वहाँ सारी एनजीओज काम कर रही है। तो हुकूमत आपको कहाँ नजर आ रही है? कोई ट्रांसपोर्ट बता दें, कोई 11 22 टाइप की सर्विस एम्बुलेंस की बता दें। तो ये सारी चीजें आप सिर्फ वफाक के ऊपर इल्जाम तराशी करके पीछे छुपने की कोशिश ना करें। आपकी पॉलिसीज ये है, 1 मिनट जी, 1 लाख लोगों को राशन दिया, सिर्फ एक चीज, PTI की गवर्नमेंट फेडरल हर जगह नजर आ रही है। मैंने आपको बताया कि हमने तो सिंध में 35 करोड़ लोगों को 35 लाख लोगों को राशन पहुंचाया है, उनको कैश प्रोग्राम पहुंचाया है सास के जरिए। अब देखें, ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आज जो असद उमर साहब ने ब्रीफिंग दी है, मैं उस पर जरा क्विकली कमेंट करना चाह रही हूं, मुझे अगर आप टाइम दे दें तो मैं उस पर क्विकली आपको बता। ब्रेक लेते हैं, वापस आप डिस्कशन, हमारी डिबेट जारी है कि 100 दिन हुए PTI की जो पॉलिसी है कोरोना के हवाले से वो कामयाब है या एक फेलियर है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शैला रज़ा साहब, ये जो बात हो रही है अभी कि ये जो कि इनकी पॉलिसी जो है वो कामयाब रही है, नाकाम रही है, अगर हम मजमूई तौर पर देखें, यानी जो PTI ने पिछले 100 दिन में जिस तरीके से कोरोना वायरस को निपटने की कोशिश की है, और अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो रोजाना की बुनियाद पर तो हमें बहुत सारी फ्रिक्शन भी नजर आती है, बयानबाजी भी नजर आती है, लेकिन असल में ये जो मजमूई पॉलिसी है इसमें फर्क क्या है? यानी बेसिक फर्क पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में और PTI की पॉलिसी में क्या है शैला साहब? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि पहली पॉलिसी जो थी जिसमें ये था कि लॉकडाउन लगाया जाए, इस पे मैंने कहा कि तमाम सूबे राजी थे, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन मसला ये हुआ कि इमरान साहब ने स्पीच कर दी कि मैं तो लॉकडाउन के हक में नहीं हूँ। फिर उसके बाद आप लॉकडाउन के साथ देखें, उन्होंने कहा सिंध ने कर्फ्यू लगा दिया, और अभी तक बड़ी मुश्किल से 100 दिन में यहाँ तक पहुंचे कि मास्क जरूरी है। और उसके तहत भी जो गरीब लोग हैं, बाइक पे जा रहे हैं, किसी पे जा रहे हैं, उनकी तो हवा निकाल दी जाती है, लेकिन जो इमरान साहब हैं और बुज़दार साहब हैं वो बगैर मास्क के फिर रहे हैं। अब कहाँ हवा निकाली जाए, किस व्हीकल की निकाली जाए? दूसरी बात जो है, मैं थोड़ा सा एक बात ये कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल एहसास कर रही थी, और 80 की कैपेसिटी से हम 8000 की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड है अभी तक किसी सूबे में नहीं की, जो हम 8000 से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। हमने इनसे कहा कि आप ऐसा करें, एक मिनट, हमने इनसे कहा कि आप ऐसा करें कि नादरा से और PTA से कह के हमें कुछ दिहाड़ीदार लोगों के नंबर्स दे दे, ताकि हमें पता चल जाए। इमरान साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरे वजीर आला खुश हो गए।
7 दिन हो गए जी, उनसे कहें उनसे कहें उनसे कहें उनसे कहें। तो उन्होंने कहा कि आखिर आप चाहते क्या हैं, क्यों आप मांग रहे हैं? तो हमने कहा हम ये चाह रहे हैं कि हम 3,000 रुपए पहले मरहले में लोगों को दे दें। बस उसके बाद रोक दिया गया इस बात को। और उसके बाद जो हमारा एक कहने का था कि ये अगर हमारे पास नंबर आ अपने सवाल पे आ रहा हूँ ना, फर्क क्या है? जी मैं बात बता रही हूँ। हमारा ये है कि हम ये कह रहे थे कि आप 15-15 दिन के 2 लॉकडाउन लगा दें। हमने उसी के तहत जो है 6,000 खानदानों में जो है वो 1 लाख खानदानों में 6,000 रुपए तकसीम किए। और हम ये चाह रहे थे कि अगर ये हमें डेटा दे देंगे तो हम मजीद जो और गरीब लोग हैं 3,000 कर देंगे। इन्होंने इसको नहीं किया और एक फौरन कहा कि यानी ज्यादा मैं समझ गया, यानी कि वजीर आजम अगर ये कहे इस तरह तो लोग बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात बुखारी साहब आप रिस्पॉन्ड बाद में कीजिएगा, जवाब दे दूं। देखिए इस वक्त जो है सबसे ज्यादा आर्गुमेंट मेरा इनकम्प्लीट रह गया। आज मैं उस्मा बुखारी साहब, मेरे पास टाइम फिर कम रह जाता है शैला साहब, मैं बाकियों को भी जरा टाइम देना है। उस्मा बुखारी साहब, लॉकडाउन के हवाले से मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने कहा कि उनका जो फर्क है वो ये है कि वो ज्यादा लॉकडाउन चाहते थे। पीटीआई के हवाले से अब हमें क्लियर हो गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि लॉकडाउन के वो हक में नहीं है, हम उनसे डिसएग्री करें, खैर, लेकिन उनकी पॉलिसी ये कि लॉकडाउन बुरा है। मुझे पीएमएलएन की पॉलिसी समझा दें, लॉकडाउन अच्छा है, लॉकडाउन बुरा है? मुझे हैरत है वैसे, और लेकिन ये खुशी भी है कि आप अपोजिशन से लाएमल मांग रहे हैं बार बार, जो मैंने कई दफा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हुकूमत का लाएमल आपको कहीं नजर आया? अभी आपने देख लिया कंवल बीबी की बातों से, ये अकले कुल हैं। अव्वल तो इनको किसी लाएमल की जरूरत नहीं है, किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, और ये अनोखी हुकूमत आई है जिसमें आप अपोजिशन से लाएमल बार बार पूछे चले जा रहे हैं। मैंने गुजारिशात भी की लेकिन शायद वो मैं नहीं पहुंचा सकी। मेरी गुजारिश ये है कि अभी कंवल साहब ने आपको लाएमल बता दिया कि कोरोना जाए भाड़ में, लोग मरे, जो मर्जी हो, हमने जो हमारा सियासी इंतकाम है ना वो हमने चलाते रहना है, वो पूरा करना है। शहबाज शरीफ जो है वो नहीं जाए, एक कैंसर पेशेंट होते हुए वो जो है वो नैब से कहें स्काइप पे हमें मुझे जो है वो सुन ले, लेकिन स्काइप के ऊपर अदालतें भी चल रही हैं, स्काइप पे मुकदमात के फैसले भी हो रहे हैं, वो नहीं हो सकते। और बाबर अवान साहब जो है, जो डेफेमेशन केस के अंदर वकील हैं इमरान खान साहब के, वो 33 जजमेंट्स ले चुके हैं अभी तक। और उन्होंने जो पिछला लेटर लिखा जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, उन्होंने कहा कोरोना बहुत बड़ रहा है और बड़ा खतरा है, इसलिए मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। यहाँ ये जायज है। अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब जो खुद इश्तिहारी थे हेलीकॉप्टर केस के अंदर, वो वजीर आजम बन गए इश्तिहारी होते हुए, और उनके पुराने केसेस जो केपीके के पुराने केसेस हैं वो नहीं देखने हैं। और अभी जो नई आपने खुद रिपोर्ट शाया कराई, आपके फोरेंसिक आपने करा लिए, उसमें अंदर चोरों का जो है वो तयन हो गया। खुद कह दिया रिपोर्ट ने कि वो सद उमर से भी मुतमईन नहीं है, रजाक दाऊद से भी मुतमईन नहीं है, बुज़दार से भी नहीं है, लेकिन उन पर कोई हाथ जवाब इमरान खान को बुलाया ही नहीं, इमरान खान को पूछा ही नहीं किसी ने, जो वजीर तिजारत होते हुए जिसने खुद मंजूरी दी कि आप 1 मिलियन नहीं, आप 11 लाख टन जो है वो आप चीनी भी जो है वो बाहर भिजवाएं, उठा ले, कमाल है। और अभी आप हमें बताएंगे ये कोरोना पे बात ना करें, इस पे बात करें। ये पहले कमल शोजत साहबा ये जरा जवाब दे देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इशू है। उस्मा बुखारी साहबा का ये डायरेक्ट सवाल है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। ये डेफेमेशन केस है, इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगाया, शहबाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ डेफेमेशन केस किया जो कि उनका हक बनता है। अब इमरान खान साहब उसमें वो हाजिरी ही नहीं दे पा रहे, इसकी वजह क्या? ये जवाब जरा दे दें। देखिए, एक तो मैं पहले जो इन्होंने बातें की, कोरोना का इनके पास लाहे अमल है ही नहीं। कोरोना पे ये सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। मैं इनके गोश गुजार कर लूँ, 93,500 पाकिस्तान में इन्फेक्टेड लोग हैं और शरह जो अमवात हुई हैं अनफॉर्चुनेटली वो 1935 अमवात हुई हैं। आप ज़रा पहले 100 दिन का डेटा उन ममालिक का निकाल लें जिनकी यहाँ पे बड़े फर करके एग्जाम्पल्स कोट होती रही हैं। अमेरिका का निकाल लें, इटली का निकाल लें, स्पेन का, बाकी का, जहाँ पे लॉकडाउन हुआ और उसके असरात क्या हुए। लॉकडाउन 2 हफ्ते के साइकिल्स। प्लीज मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने दें।
फाद मुझे क्योंकि बात शुरू नहीं, मुझे प्लीज पहले उसका जवाब देने दे, मैं फिर इनकी बात का भी जवाब दे रही हूँ। वो डिफरेंट टॉपिक है, मुझे 1 मिनट आप बात तो करने दें फाद साहब, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। और जहां तक शैला रज़ा साहिबा की पार्टी और इनकी हुकूमत का ताल्लुक ये है, इनकी पार्टी सिर्फ मुनाफकत कर रही है। अगर इनका इतना शौक है और आइसोलेशन और ये एसओपी और फलाना फलाना, मुर्तजा बलोच साहब के जनाजे की आप तस्वीरें निकाल के देखिए और एक आम शख्स जो कोरोना से डेथ होती है उसकी निकाल के देखें, आपको इनका एटीट्यूड पता चल जाएगा। पता कराए कि मुराद अली शाह साहब, मैं बता रही हूँ, मुराद अली शाह साहब के बहनोई आते हैं तो वो हर एसओपी को फॉलो किए बगैर घर चले जाते हैं, उनको आइसोलेशन में नहीं रखा जाता, लेकिन बाकियों के लिए शोर मचाते हैं। अब आ जाए जी जहां तक शहबाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब हैं, क्यों नहीं, क्यों डेफेमेशन केस है, जवाब दे रही हूँ मैं। डेफेमेशन केस के लिए उनके जो वकील हैं बाबर रवान साहब, इन्होंने खुद ही जिक्र कर दिया है, वो अगर लीगल प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, अव्वल तो पहले ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पॉलिसी मेकिंग की है वजीर आजम ने, और इनसे जरा पूछा जाए कि जिस एक्सपोर्ट की ये बातें कर रही हैं, इनको पता है कि एक्सपोर्ट के लिए उस वक्त चीनी की मिकदार अवेलेबल कितनी थी मुल्क में? तो ये इस रिपोर्ट को जो फैक्ट्स हैं उनको मिसकोट करने की कोशिश ना करें। इसमें जिस जिसका नाम आया वो सारे जाएंगे कॉम्पिटेंट फोरम्स पे, जहां नैब है, जो करप्शन की अदालत है, और जो दूसरी अदालतें हैं उस पे जाएंगे और जाके जवाब देंगे। शहबाज शरीफ साहब नैब में जाके जवाब तो देते नहीं है। उनके जो बेटे हैं शुगर डैडी, जिनका नाम है सलमान शहबाज साहब, जो यहाँ से भागे हुए हैं, उनके बारे में सवाल करें तो वो कहते हैं जी वो उनसे जवाब दे। सारा घर मफरूरों का है, सारे घर वाले मफरूर हैं, समेत इनके साबिक वजीर आजम जो इस मुल्क के कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, इनको तो वापस लाएं, जवाब दें। वजीर आजम ने तो 60 डीड्स जाके जमा कराई सुप्रीम कोर्ट में, और सादिक और अमीन का स्टैंप लिया हुआ है, आप भी जमा करा दें, आप भी जमा करा दें जाके। और दूसरी बात ये है कि रिपोर्ट अभी जाएगी, रिपोर्ट अभी जाएगी कॉम्पिटेंट फोरम्स पे, और इनको उसका जवाब जाके अदालतों में देना पड़ेगा, वहां जाके जवाब दे। सवाल करो तो वो कहते हैं फलाना करप्ट है। मेरी गुजारिश ये है कि फहद, ये केस 3 साल पुराना है और ये 33 एडजमेंट्स ले चुके हैं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करा के उसके बाद फारिग हो गए, और इसका जवाब ये नहीं देंगे। यह जाहिर है इमरान खान साहब पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के वाहिद वो रहनुमा हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा डेफेमेशन केसेस हैं, जो सिर्फ बोल देते थे और उसके बाद कहते थे मैंने तो सुनी सुनाई बात पे कह दिया। वो आपको पता है 35 पंक्चर और पता नहीं कहां से बात करने वाली जो है वो आप लोगों की पार्टी है, विक्टिमाइज करती है। खामोश कराइए, ये कोई तरीका नहीं है। अब इनकी बात हम खामोशी से सुन लेते हैं, तो थोड़ा सा हौसला आप भी किया करें, वो करना पड़ेगा। अभी तो आपको बहुत कुछ सुनना है। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे इन्होंने जाना है, फोरेंसिक भी हो गई, रिपोर्ट भी आ गई, उस बात को 15 दिन भी हो गए। बीबी आपको ये पता है कि इस वक्त चीनी कितने की मिल रही है? बकौल आपकी रिपोर्ट के 1 रुपया इजाफा हो तो 5 रुपए का टीका लगता है पाकिस्तान की आवाम को। आपको पता है कि आप अभी तक जो है वो कितना टीके जो है पाकिस्तान की कौम को लगवा चुकी है। और दूसरी बात, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो चीनी खरीदी गई, जिसकी कीमत इनकी रिपोर्ट कहती है कि 63 रुपीज थी, 78 रुपीज की चीनी खरीदी, हमारे टैक्स पेयर के मनी से सब्सिडी जो है वो देने की कोशिश की, वो भी सब्सिडी उन चीनी को गई। बीबी ये भी पता होगा आपको, इस पूरे चीनी स्कैम के अंदर ना शरीफ ग्रुप ने कोई सब्सिडी ली, ना बरामद कराई, ना उनका कोई लेना देना इस चीनी स्कैम से। और ये क्या हमारे होते हुए जैसे 27 अरब रुपए का जवाब देना है आपने, क्या ये क्या 27 अरब का, आपको 1 मिनट का सिर्फ 5 सालों में 27 अरब का जवाब आपका बनता है। अभी इससे पीछे जाएंगे तो पता नहीं कितने जवाब हैं। भाई कमीशन के टीओआर्स को 1 साल की तहकीकात करनी थी। ये तो कोई बात नहीं। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कमीशन का जो टीओआर था चीनी की स्कैंडल के खिलाफ, उसको 1 साल की तहकीकात करनी थी, लेकिन क्योंकि इन्हें गड़बड़ करानी थी तो ये 5 साल पे चले गए। 5 साल में जो 29 अरब का सारा मामला था, उसमें जो है चीनी की किल्लत नहीं थी, और एक्सपोर्ट करते वक्त इस बात का ध्यान था कि ना मुल्क में चीनी की कीमत महंगी ना हो। इन्होंने 2.5 से 3 अरब की सब्सिडी दी, जबकि इनको कौमी इक्तिसाद
इत्तेहादी कमेटी बता रही थी कि ये नहीं होना चाहिए, उसको असद उमर ने नजरअंदाज किया, नजरअंदाज किया। फिर शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने, जिसको 9.3% सब्सिडी दी मुराद अली शाह साहब ने ओमनी ग्रुप को फेवर करने के लिए। जब कमीशन उन्हें बुलाता वो तशरीफ नहीं लाए। जब तक ये ग्रुप्स खुद बैठ के ऑपरेट करते रहे कार्टल्स, तो मुल्क में चीनी का कोई मसला नहीं इन्हें नजर आया, लेकिन अरबों खरबों की चोरी होती रही। अब जब सामने आ गया तो सबको प्रॉब्लम हो गई है। कुछ दिन और इंतजार कर लें, जिस वक्त ये मामला जाएंगे कोर्ट्स में, खुद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तब तक सिर्फ ये कि अपनी अपनी पर्चियां तैयार कर लें, क्योंकि जब कोर्ट्स बुलाते हैं तो इनके पास फिर पर्ची नहीं होती, फिर ये कतरी खाते और वो और तमाशे लेकर आ जाते हैं, और बाद में आके मीडिया पे आके फिर रोते हैं कि हम तो बड़े बेकसूर हैं। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो इनके क्रिमिनल यहाँ से भागे हुए हैं और बिल्कुल भले चंगे हैं, घूमते फिरे, उन्हें भी वापस बुलाएं आके अपनी सजा काटें। और शहबाज शरीफ साहब उनके जामिन है, गारंटर हैं। शहबाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उनके गारंटर हैं। तो ये तो इनकी जुबान का हाल है, ओपन दिन दिहाड़े झूठ बोलते हैं और फिर आके आंखों में धूल झोंकते हैं। ओके जी, उस्मा बुखारी साहब। एक तो धूल झोंकी जाती है, झोंकती नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ मौजूद है, उनको आपने 133 दिन रखवाया था फरमाइशी प्रोग्राम पे, अब वो दोबारा भी जाने के लिए तैयार है। आपको कोरोना से डर लगता है, जो कैंसर सर्वाइवर है आपका जो बुज़दिल खान है, वो फलांग जाए मुशर्रफ के दौर में दीवारें, वो बड़ा सर्टिफाइड सादिक अमीन जो है, वो अपनी जमान पार्क की प्रॉपर्टी का नहीं बताता, वो 8-10 करोड़ कैसे लगा, वो ये नहीं बताता कि बेनामी ट्रांजैक्शन जो है 300 कनाल की फेक एनओसी पे बनी, उसका जवाब वो नहीं देता सर्टिफाइड सादिक अमीन। तो बीबी वो जहांगीर तरीन जो है ना, वो फुल उड़ गया, और वो आपके जो टार्जन है ना, वो यही के यही रह गए। अब कार्रवाई किसके ऊपर होगी बता दें। कैंसर सर्वाइवर और भी बहुत है, अगर वो इतने बीमार है तो फिर सियासत से रिटायर हो जाए और अपनी जो चोरियां डाके की उनका जवाब दें। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वक्त मेरा पास खत्म हो गया है। डिबेट हो सकती है क्योंकि बड़ा कुछ कहने को है, बीच में कुछ थोड़ा सा शुगर स्कैंडल है, उस पर भी बातचीत शुरू की थी। लेकिन बहरहाल जो हमारा जो ओरिजिनल सवाल था कि ये पॉलिसी जो है 100 दिन हुए कामयाब रही है पीटीआई की या नाकाम रही है, मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे इसके पहलू हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ऑन द ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होती जा रही है। इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अपने सुमान में रखे। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह।